हेलो दोस्तों, मैं हूं रिंकेश जैन। स्वागत है आपका अपने चैनल नौकरी प्लस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको पॉलिटी की क्लास 9 कराने वाला हूं, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा के सदस्य के बारे में, राज्यसभा का गठन, निर्वाचन और जो भी राज्यसभा से संबंधित बातें होंगी वो सारी की सारी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, राज्यसभा तो राज्यसभा संसद का एक सदन होता है ना। राज्यसभा संसद का एक सदन होता है। तो इस तरह से संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? एक राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होता है। राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। और हमारे संविधान में संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक किया गया है। कहाँ से कहाँ तक किया गया है? अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होता है। ऐसा क्यों? राष्ट्रपति ना तो किसी सदन का सदस्य होता है, ना ही संसद में बैठता है। फिर राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग क्यों माना गया है? ऐसा इसलिए माना गया है क्योंकि दोनों सदनों के द्वारा कोई भी पारित विधेयक तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक कि उस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति ना दे दे। किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की सहमति होना उस पर अनिवार्य है। अगर राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति नहीं देगा तो वो कानून नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए राष्ट्रपति को अभिन्न अंग माना गया है और यही बात हमने यहाँ पर लिख भी दी है। जैसे कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और ना ही संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति न दे दे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। राज्यसभा की संरचना। तो देखो, राज्यसभा की संरचना का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल किस में? आर्टिकल 80 में। जब हम किसी सदन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि उस सदन में सदस्य कितने होते हैं। उस सदन में सदस्य कितने होते हैं? तो दोस्तों, राज्यसभा में सदस्य होते हैं, हाईएस्ट सदस्य 250 हो सकते हैं। अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं। 250 से ज़्यादा राज्यसभा में सदस्य नहीं हो सकते हैं। इसमें 250 में 238 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। निर्वाचित का मतलब ऐसे सदस्य जिनको वोटों के माध्यम से चुना जाता है। मनोनीत का मतलब क्या होता है? मनोनीत के मतलब ये होता है कि उन्हें वोटों के माध्यम से नहीं चुना जाता है, उनको किसी विशेष ज्ञान के आधार पर चुन लिया जाता है। जैसे कि जो व्यक्ति कला, साहित्य और विज्ञान का कोई विशेष ज्ञान रखता है, उनको चुन लिया जाता है। तो ये 12 सदस्य चुने जाते हैं इस तरह से। तो इन 12 सदस्यों को चुनता कौन है? कौन चुनता है? तो इन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनता है। कौन चुनता है? राष्ट्रपति। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत यानी कि चुने हुए सदस्य कितने हैं? 12 हैं। कितने हैं? 12 हैं। तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य कितने होते हैं राज्यसभा में? 12 होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। ठीक है, जिसमें से निर्वाचित कितने हैं? 233 निर्वाचित हैं और 12 मनोनीत हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका निर्धारण कैसे होता है, यानी कि किस राज्य में कितने राज्यसभा के सदस्य होंगे, किस राज्य में कितने राज्यसभा के सदस्य होंगे, तो उनका निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो उनका निर्धारण राज्य की जनता के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? राज्य की जनता के आधार पर, यानी कि जितनी अधिक जनसंख्या उतनी ही अधिक राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, तो आप कहाँ रह रहे हैं? आप इस समय यूपी में रह रहे हैं। तो यूपी में कितने राज्यसभा के सदस्य हैं दोस्तों? तो यूपी में 31 राज्यसभा के सदस्य हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा राज्यसभा के सदस्य कहाँ पर हैं? यूपी में सबसे ज़्यादा राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र में कितने हैं? महाराष्ट्र में 19 हैं, तमिलनाडु में 18 हैं, बिहार में 16 हैं। तो इस तरह से ये राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि राज्यसभा के सदस्य 250 होते हैं। वर्तमान में 245 है, ये आपको 100% याद रखना, क्वेश्चन बन भी सकता है। ठीक है, निर्वाचित 238, 12 मनोनीत, वर्तमान में निर्वाचित 233 हैं। और इन सदस्यों का निर्धारण राज्य की जनता के आधार पर होता है। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्य 31 हैं। कितने हैं? 31 हैं। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं।
अब राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो जैसे राष्ट्रपति का होता था, जैसे उपराष्ट्रपति का होता था, उसी तरह से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। किसके आधार पर? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर गुप्त मतदान होता है। ठीक है, इसी तरह से राष्ट्रपति का होता था, इसी तरह से राष्ट्रपति का होता था, उसी तरह से उपराष्ट्रपति का होता था। तो इनके चुनाव में, इनके निर्वाचन में भाग कौन लेता है? इनके निर्वाचन में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन एक ही तरह से होता है। वो किस तरह से होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राष्ट्रपति के सदस्यों का निर्वाचन और उपराष्ट्रपति के सदस्यों का निर्वाचन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए आवश्यक योग्यता क्या होती है? कब राज्यसभा का आदमी सदस्य बन सकता है? तो ये तो कॉमन हो जाता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, चाहे लोकसभा का सदस्य हो, उसके लिए तो कॉमन ही है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, आयु में डिफरेंस है और आयु से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आयु से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए आवश्यक योग्यता है, आयु कितनी होनी चाहिए कि 30 वर्ष की आयु पूरी की हुई होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष की आयु पूरी की हुई होनी चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए और उपराष्ट्रपति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? तो दोस्तों, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, दोनों के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। दोनों के लिए कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा के सदस्य के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा के सदस्य के लिए कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के सदस्य के लिए होनी चाहिए 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि एज से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, इसके अलावा राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें से मंत्री पद को छोड़ दिया जाएगा, यानी कि मंत्री के पद को लाभ के पद में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, और पागल या दिवालिया ना हो, ये तो कॉमन ही हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों कितना होता है? 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा ना एक स्थायी सदन होता है। कैसा सदन होता है? स्थायी सदन। इसको विघटित नहीं किया जा सकता है, अर्थात इसे भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्योंकि इसके प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उतने ही नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, लोकसभा अस्थायी सदन होता है, लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन होता है। ठीक है, तो राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा को विघटित किया जा सकता राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन राज्यसभा को नहीं किया जा सकता। और उसके प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये नॉलेज आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं राज्यसभा के पदाधिकारी। तो राज्यसभा के पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? तो देखो, सभापति और उपसभापति। तो सभापति कौन होता है? जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है ना, वही राज्यसभा का सभापति होता है। ये हमने भारत का जब उपराष्ट्रपति बताया था तो हमने बताया भी था इस चीज़ को। ठीक है, इससे पिछले वाली वीडियो में। और उपसभापति होता है। उपसभापति कौन होता है? उपसभापति को राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही किसी को निर्वाचित कर लिया जाता है। ये राज्यसभा का सदस्य ही होता है। ठीक है, उपसभापति राज्यसभा का सदस्य ही होता है जिसको राज्यसभा के अन्य सदस्यों के द्वारा निर्वाचित कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो सभापति होता है ना, राज्यसभा का सभापति होता है, ये सदन का सदस्य नहीं होता है। सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है, यानी कि ये उन 250 व्यक्तियों में नहीं गिना जाएगा जो कि राज्यसभा के सदस्य निर्धारित हैं। ठीक है, तो ये इन 250 व्यक्ति में से एक व्यक्ति सभापति नहीं होता है।
सभापति अलग होता है। इसीलिए जब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता भारत का उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा का सभापति नहीं करता है, उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सभापति जो होता है वो सदन का सदस्य नहीं होता है। भारत का उपराष्ट्रपति सदन का सदस्य नहीं होता है, ये एक अलग पद होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनको पदमुक्त कैसे किया जाता है? पदमुक्त का तो वही है, अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे देगा सभापति, या फिर राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत से संकल्प पारित करके राज्यसभा के सभापति को हटाया जा सकता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन वही 14 दिन पहले सूचना देनी है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से इनको पदमुक्त किया जाएगा कि सभापति को त्यागपत्र दे दे। और इसके अलावा इसमें क्या होता है कि हर 2 साल बाद इनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है 1/3 सदस्यों की, है ना। तो इसके अलावा ये होती है कि हो सकता है कि उपसभापति की सदस्यता समाप्त हो जाए। जब उपसभापति की सदस्यता समाप्त हो जाएगी तो फिर उसे अपने उपसभापति से हटना पड़ेगा। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत से संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। कंडीशन वही 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो ये उपसभापति का एक बार फिर से बता देता हूँ। सदस्यता समाप्त होने पर उपसभापति हट जाएगा, सभापति को त्यागपत्र देकर हट जाएगा ये, या फिर राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत से संकल्प पारित करके इसको हटाया जा सकता है। शर्त वही होती है 14 दिन पहले सूचना। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा एक पद और होता है, राज्यसभा का महासचिव। कौन? राज्यसभा का महासचिव, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यसभा का सभापति करता है। कौन करता है? राज्यसभा का सभापति करता है। तो इसमें देखो 3 पद हो जाते हैं। कौन कौन से? एक तो हो जाता है सभापति, एक होता है उपसभापति, और एक होता है राज्यसभा का महासचिव। तो राज्यसभा का महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? राज्यसभा का सभापति कर देता है। ठीक है, महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा का सभापति कर देता है। और ये इसका काम क्या होता है? ये सभापति का, सदन का एवं सदस्यों का संसदीय कृत्यों और क्रियाकलाप संबंधी मामलों का सलाहकार होता है। ठीक है, महासचिव एक सलाहकार के तौर पर काम करता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति से मतलब भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा का सभापति करता है, और राज्यसभा के सभापति से मतलब होता है भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, इसके अलावा राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य क्या होते हैं? चलो देखो सामान्य विधेयक के संदर्भ में तो राज्यसभा को और लोकसभा को समान ही शक्ति प्राप्त है सामान्य विधेयक के संदर्भ में। यानी कि अगर लोकसभा ने किसी सामान्य विधेयक को पारित कर अगर लोकसभा ने किसी सामान्य विधेयक को पारित कर राज्यसभा के पास भेज दिया है तो राज्यसभा उस पर अच्छी तरह से विचार विमर्श करेगा। ठीक है, हो सकता है कि वो विचार विमर्श करने के बाद उस पर अपनी सहमति दे दे, और ये भी हो सकता है कि उस पर सहमति ना दे, तो उसके लिए वो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, उसके लिए सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं कि उस पर सहमति दे भी सकती है, उस पर सहमति नहीं भी दे सकती है। लेकिन अगर वो विधेयक धन विधेयक हुआ तो धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा के पास सीमित शक्तियाँ प्राप्त हैं। सीमित शक्तियों से मतलब उस राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विचार विमर्श करके अपनी राय को लोकसभा के पास भेजना होगा, या फिर अपनी सहमति लोकसभा के पास भेजनी होगी। अगर इसने ऐसा नहीं किया, 14 दिन तक अगर इसने अपने धन विधेयक को अपने पास रखा, अगर 15वें दिन हो गया उस विधेयक को अपने पास रखे हुए, तो फिर वो विधेयक अपने आप ही पारित हो जाता है। ठीक है, तो धन विधेयक अपने आप ही पारित हो जाता है। सामान्य विधेयक के संदर्भ में तो अच्छी खासी शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन धन विधेयक के संदर्भ में तो इसे सीमित शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो यही हमने लिखा है, इसमें पढ़ लो इसे। देखो, सामान्य विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को भी लोकसभा की तरह ही शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे विधेयक दोनों सदनों की सहमति के बाद ही कानून बनते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में सीमित शक्ति प्राप्त है। धन विधेयकों के संदर्भ में राज्यसभा को 14 दिन के भीतर अपनी राय लोकसभा को भेजनी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने अभी आपको बताया, अभी आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इसके अलावा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य
राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का हिस्सा होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्य, सभी सदस्य जिसमें जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही होते हैं, तो राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, जिसमें निर्वाचित भी होते हैं और मनोनीत भी होते हैं। ठीक है, तो याद रखना आपको। इसके अलावा इनका एक काम और होता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को पद से हटाने में अपनी भूमिका निभाते हैं राज्यसभा के सदस्य। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करें हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आपको नहीं भी समझ आया है तो कमेंट करके हमें